प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमने शुरू किया है प्रैक्टिस सेट 3.4 को और इसमें हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं तो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा इसको ध्यान से और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश नहीं करना है, पूरा इसको सॉल्व ही करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये फिगर भी दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि इन फिगर 3.59 यानी कि इस फिगर में आप लोग देखिएगा जो हमारे एल्टीट्यूड्स है ना YZ और XT, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट P पर। जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो, हमारे पास दो एल्टीट्यूड्स है। कौन कौन से एल्टीट्यूड है? एल्टीट्यूड मतलब आपको पता है ना, जो एकदम परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी कि हाइट, हम इसको हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो एल्टीट्यूड्स है, एक तो है YZ और दूसरा क्या है बच्चे XT। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पॉइंट P पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या क्या प्रूव करना है तो पहली बात हमको प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल WZPT, ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारे चारों पॉइंट्स है ना, जैसे कि आप देख सकते हो XZTY, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। यानी दो चीजें हमको यहाँ पर मतलब प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए जरा मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, ये फर्स्ट वन के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, बराबर। अब ये होगा कैसे, देखो बहुत सिंपल है। आओ मैं आपको पहले ओरली ही समझा देती हूँ कि ये कैसे होगा। हमें क्या करना है दोस्तों, पहले एक बार इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुको एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, पहला वाला तो एकदम इजी है, फटाक से कर लोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल WZPT। तो बताओ WZPT कहाँ पर है, अच्छे से देखना। देखो WZPT यानी कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है तो देखो मैं यहाँ पर बनाती हूँ WZPT। ठीक है, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसको आप प्रूव करो कि ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन क्या थी? तो कन्वर्स याद है आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का? उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट जो हमारे एंगल्स हैं, ठीक है, अपोजिट, वैसे तो देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें अपोजिट साइड्स के कितने पेयर होते हैं भाई, दो पेयर होते हैं। एक तो ये दोनों हो जाएंगे और दूसरा ये दोनों हो जाएंगे। तो अगर हम ये दोनों पेयर्स में से किसी भी एक पेयर को अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर हमने ये चीज दिखा दिया कि ये है 180 डिग्री, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें यही चीज प्रूफ करना होगा, जो अपोजिट एंगल्स के पेयर्स है ना, मतलब अपोजिट एंगल्स जो है दोस्तों, उन्हें हमें क्या लाना होगा, सप्लीमेंट्री लाना होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल का अगर हमने कोई भी एक पेयर यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिखा दिया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट्री होंगे कैसे, बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो YZ, देखो ये YZ क्या है बच्चे, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यानी कि एकदम सीधी सी लाइन जहां पर एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ पर पहले से निशान भी बनाया गया है, आप देख सकते हो, है कि नहीं। ये किसका सिंबल है, बोलना जरा, 90 डिग्री का है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल है बच्चों 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर हमें पता है ये पूरा 180 होता है। तो अगर एक है 90 तो दूसरा वाला अपने आप 90 हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड दोनों तरफ से 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है, इधर से भी और इधर से भी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमने ये वाले एंगल को ला दिया 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखना, ये जो XT है ना, ये भी तो है, क्या है, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो अगर ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर भी दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई, बोलो जल्दी से, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या था भाई, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था WZPT। ठीक है, WZPT में अपोजिट एंगल्स के पेयर बताइए कौन कौन से थे। तो देखो, एक तो ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल्स थे। और एक तो
ये वाला, दूसरा ये वाला, ये दोनों अपोजिट एंगल्स थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल है बच्चों 90 डिग्री और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर मैं दोनों को सम करूं यानी एंगल Z प्लस एंगल T अगर मैं करूं तो बोलो कितना आएगा, तो 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखो ये जो अपोजिट एंगल्स है ना, ये हमें क्या मिल गए, सप्लीमेंट्री मिल गए। तो हम क्या कहेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का जो कन्वर्स था ना, उससे हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है WZPT, ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस इतना ही काम हमें करना है, इजी है ना। तो चलो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जब भी ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो पहले हमें गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूव लिखना होता है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे गिवन पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन पार्ट क्या है बताओ जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गिवन पार्ट जो है वो हम लिख देंगे कि एल्टीट्यूड्स, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एल्टीट्यूड्स, ठीक है। कौन कौन से एल्टीट्यूड है, YZ और दूसरा कौन सा है भाई, XT, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल WXY, ठीक है। हमारे पास ये जो ट्राइंगल है WXY, इसके ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स है ना, ये इंटरसेक्ट करते हैं बच्चे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, टू प्रूव लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर टू प्रूव, ठीक है, ओके। तो क्या क्या प्रूव करना है, चलो उसको भी लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये प्रूव करना है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चों WZPT, ये है कौन साइक्लिक, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं WZPT इज कौन साइक्लिक, नहीं साइक्लिक, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। और दूसरा चीज हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, कौन कौन से पॉइंट्स है भाई, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पॉइंट्स X Z T Y, ठीक है, आर कौन साइक्लिक, आर कौन साइक्लिक, ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, अभी दूसरा वाला भी बताऊंगी, थोड़ा इंतजार करो, पहले पहला वाला कर लेने दो, फिर उसके बाद मैं दूसरा वाला बताऊंगी कि कैसे ये प्रूव होगा, ठीक है ना। चलो अभी हम इसका प्रूफ जो है वो करते हैं। किसका पहले हम प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वन का। देखो यहाँ पे हम लोग पहले का प्रूफ कर रहे हैं, ओके। अब क्योंकि हमें पता है, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया गया था कि YZ और ये XT क्या है, दोनों एल्टीट्यूड्स है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारा सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है भाई, ये YZ है ना। सेगमेंट YZ जो है ना बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि ये एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात तो आप ध्यान रखना, ठीक है। हाइट बोलो या फिर एल्टीट्यूड बोलो, ये सभी होते हैं हमारे परपेंडिकुलर लाइन्स, ओके। तो ये परपेंडिकुलर है। बच्चे बताइए ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो WX के ऊपर परपेंडिकुलर है। लो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया सेगमेंट WX, ठीक है, ये हो गया। एंड एक और बात सुन लो यहाँ पर, ये देखो XT भी क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो WY के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेगमेंट XT इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट WY, ठीक है। चलो ये बात मैंने यहाँ पे लिख करके बता दी, ओके। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, रुको मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ और ऊपर लेकर के चलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ चलो भाई तुम ऊपर चलो, इसको ऊपर जाने दो। हाँ अब देखो क्या लिखना है हमें, सुनो ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल, अब इस एंगल को हमें लाना है ना, तो कैसे लाएंगे, देखो WZY, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, WZY बोल सकते हैं कि नहीं, यस और नो, जी हाँ कह सकते हैं हम, ऐसे चलेगा। तो क्या बोलेंगे, WZY, एंगल WZY, बोलो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा YZ परपेंडिकुलर है WX के ऊपर, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल की अब हम बात करेंगे, ये वाले एंगल की। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, ऐसे लिख देना, कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो WTX, है ना,
एंगल WTX, बोलो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर WZY भी है 90 डिग्री का, और ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो समझिएगा, ये जो हमारे पास WZY है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनना बड़े ध्यान से, क्या हम इस एंगल का नाम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या लिखा, WZY, तो अब मैं इस एंगल का नाम ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एंगल WZP, क्योंकि बीच में जो आ रहा है हम उसी एंगल की बात करेंगे ना, जो नाम बीच में रहता है हम उसी एंगल की बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप चाहे तो WZY बोलो या फिर WZP बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने WZ यहाँ तक तो लिखा, लेकिन Y की जगह पे P लिख दिया, बस मैंने यहीं तक लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं करने वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ओके जी, फिर यहाँ पर देखिएगा एंगल, ये देखो मैंने क्या लिखा था, WTX, यहाँ तक मैं आई थी ना, अब मैं इसी एंगल को ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल WTP, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों एंगल WTP विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो इसका रीजन यहाँ पे लिख करके बता सकते हो। अब क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, हमने ये WZP क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा कि ये ZP और Y क्या है, कोलिनियर है ना, देखो ना ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो आप WZP बोलो या फिर WZY बोलो, मतलब उसका सेम ही है। ठीक है, तो चाहिए तो यहाँ पे इसका रीजन लिख करके बता सकते हो कि Z से P है और P से क्या है बच्चे, Y है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। यहाँ पर भी देखिएगा WTP हमने लिखा ना, तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे, कोलिनियर है, उसी लाइन में आ रहे हैं ना, तो हम क्या कहेंगे, ये T से P और P से क्या है, X है, तो यहाँ पे लिख दो T से P है और P से क्या है बच्चे, X है, बराबर। देखो इसका रीजन ना ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये लिखो, नहीं लिखोगे फिर भी वो समझ में आता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, ओके चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चे, जिससे हमें प्रूफ करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको हम यहाँ पे अभी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखो, रुको मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ, हाँ इसको थोड़ा सा और छोटा करने दो, दिखाई देगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ क्योंकि छोटा नहीं करूंगी ना तो फिर मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। चलो भाई तुम ऊपर चलो, अब देखो आगे का, लो यहाँ पे आ गए। अब हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था भाई, WZPT। ठीक है, WZPT। अब इसमें आप लोग देखिएगा, क्या देखेंगे, इसमें हमने ये देखा कि एंगल WZP प्लस एंगल WTP, इसका सम कितना होता है वो हमने यहाँ पे नोटिस किया। तो देखिएगा WZP, ये देखो बच्चों कितना आया था, 90 डिग्री, तो इसकी जगह पे हमने 90 डिग्री लिख दिया। फिर उसके बाद WTP ये भी कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये भी मैंने 90 डिग्री लिख दिया। अब दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगल WZP प्लस एंगल WTP विच इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का पेयर है ना दोस्तों, मतलब जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी हम आगे क्या लिखेंगे, बस अभी आंसर मिलने वाला है। ठीक है, बस अभी एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही हमें प्रूव करना था ना, तो लो भाई हमने प्रूव कर दिया इस साइक्लिक, बस इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस कॉमा प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, लो भाई हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला प्रूफ था वो हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो, इजी है ना। चलो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे सेकेंड वन की, तो चलिए भाई हम सेकेंड वन भी देख लेते हैं कि सेकेंड वन कैसे प्रूव करना है। ठीक है, बाकी गिवन वगैरह तो वही रहेगा, आप सभी लोगों को मालूम है। यानी आप जब सेकेंड वाला करोगे ना तो क्या करना, देखो इसके नीचे से लिखना, आपको बताती हूँ, इसके नीचे से मतलब यहाँ तक जब आपका हो जाएगा तो फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर डालना और फिर उसके आगे लिखना सेकेंड वाला प्रूफ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा रही हूँ, बाकी PDF में मैं ऐड कर दूंगी, डोंट वरी, चिंता मत करो। ठीक है, चलो ये सब मैं मिटाती हूँ, ये सब मैंने यहाँ से मिटा दिया।
अब सेकेंड वाला हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर ना बच्चों हम एक थियरम का यूज करने वाले हैं। आप बोलेंगे कौन सा थियरम, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे लेक्चर नंबर 9 वाले वीडियो में, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको वापस से बताना चाहती हूँ वो वाला थियरम जो हमने पहले सीखा हुआ था, क्योंकि उसका यूज करके हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं। तो आपको वो थियरम ना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज चलते हैं वो वाले थियरम पे। कौन सा थियरम था हमारा, ये रहा, ये था हमारा थियरम, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ थियरम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। रुको, हाँ ये देखो आ गया, कहाँ गया, रुको अब आएगा। यस, इसमें क्या है ना, पहले मैं आपको अपने ओन वर्ड्स में समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक लाइन है इस प्रकार से, ठीक है, और लाइन के ऊपर ना 2 पॉइंट्स है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। इसका नाम भी हम लिख लेते हैं, चलो एक्स और वाई मैंने ऐसे करके लिख दिया, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इस लाइन के किसी एक साइड में, ठीक है, मतलब इस लाइन के किसी एक साइड में मैं ना 2 पॉइंट्स लेने वाली हूँ, 2 डिफरेंट पॉइंट। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया भाई, और मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करती हूँ, इन पॉइंट्स के थ्रू अगर यहाँ पे एंगल्स बनाती हूँ, और वो एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर आप समझ जाना कि वो जो चारों पॉइंट्स है ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे। कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, तो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, आपको बताती हूँ। जैसे मैं ना यहाँ पे एंगल बना रही हूँ, देखिएगा, मैंने यहाँ से इसको उठाया और इस प्रकार से मैंने ये पहला वाला एंगल बना दिया। तो सपोज कीजिए कि इसका जो मेजरमेंट है ना दोस्तों, वो कितना है, x डिग्री है, ऐसा मैंने मान लिया। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके इस प्रकार से एक एंगल बनाया, और इसका भी मेजरमेंट कितना है, x डिग्री है। यानी दोनों का मेजरमेंट क्या है बच्चे, सेम है। दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। यानी ये जितना है उतना ही ये भी है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट क्या है भाई, ये हमारा S है और T है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, S, T, X, Y, ये चारों पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये हमारे कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मतलब ये सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। यानी अगर मैं इस प्रकार से कोई सर्कल बनाऊं ना, तो ये सर्कल कंटेन करेगा ये चारों पॉइंट्स को, समझ रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया, तो ये चारों पॉइंट्स नहीं, ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको थ्योरम पढ़ के बता देती हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें कि if 2 points on a given line subtend equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, और उसके एक साइड में हम क्या करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये एक बनाया हुआ है, चलो मैं आपको नीचे लेकर के बताती हूँ। आप इधर इस साइड भी ले सकते हो, ऊपर साइड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तो ऊपर लिया गया है, चलो मैं आपको नीचे लेकर के बता देती हूँ। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया बच्चों, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब मैं इन पॉइंट्स का यूज करके एंगल बनाने वाली हूँ, और मतलब इक्वल एंगल बनाने वाली हूँ। मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, रुको, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, और इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पहला एंगल है। सपोज कीजिए कि ये है हमारा y डिग्री का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा एंगल बनाया इस प्रकार से, ठीक है, और ये भी मेरा y डिग्री का है। तो आप देख सकते हो दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना है बच्चों, सेम है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये चारों पॉइंट्स A, B, और ये मान लेते हैं C है, ये D है, तो A, B, C, D पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, ये हमारे कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको ध्यान में रखना है, और फिर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो कर रहे थे हम, कौन सा कर रहे थे भाई, हाँ ये वाला कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैसे प्रूव होगा, सवाल ये उठता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर देखो, इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये सब कुछ मिटा देती हूँ और फिर आपका ध्यान यहाँ पर लेकर के आती हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हमें क्या क्या प्रूव करना है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि पॉइंट एक्स जेड टी वाई। तो एक्स जेड टी वाई कहाँ पर आ रहे हैं भाई, एक्स जेड, देखो एक्स जेड टी वाई, ये चारों पॉइंट्स को हमें कॉनसाइक्लिक प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन के सेम साइड में, मतलब ये जो दोनों लाइंस है ना दोस्तों, मतलब एक ही लाइन है, ये दोनों क्या है, पॉइंट्स है। एक्स और वाई क्या है बच्चे, पॉइंट है, और ये सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बराबर। तो अगर हम क्या करते हैं, इस लाइन के किसी एक साइड में एंगल्स बनाते हैं 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, और वो दोनों अगर एंगल्स होंगे सिमिलर, यानी जैसे मान लीजिए अगर ये है 90 तो ये भी होगा 90, तो फिर हम क्या कहेंगे कि यस ये चारों पॉइंट्स क्या है, आपस में कॉनसाइक्लिक, मतलब कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि हम सभी को मालूम है वाई जेड क्या है बच्चे, एल्टीट्यूड है। अब अगर ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ बनेगा, ठीक है। इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, अभी हमें ना इसका काम नहीं है, तो तुम भाई यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ, ठीक है। अब आपका ध्यान बस यहाँ पर होना चाहिए। देखो
अब क्योंकि हमें एक और बात मालूम है, क्या बात मालूम है कि ये जो xt है ना बच्चे, ये हमारा एल्टीट्यूड है। अब अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखो z और t पर दोनों जो हमारे एंगल्स है ना वो बन रहे हैं 90 डिग्री के। तो देखो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ विच इज 90 डिग्री, एंड ये देखो इसका भी मेजरमेंट कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का मेजरमेंट है। तो देखो अभी जो हमने पीछे थियरम देखा था वो थियरम में ऐसा ही कुछ था ना कि लाइन के सेम साइड में इक्वल एंगल्स अगर बन रहे हैं तो समझ जाना कि वो चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। तो ये भी 90 ये भी 90, यानी ये प्रूव हो गया कि दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ, यानी जो इसका प्रूफ है वो कैसे आपको लिख करके दिखाना है। वही हमारा सेम प्रोसेस ही रहेगा। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेगमेंट, यहाँ पर जैसे हमने लिखा था ये देखो कहाँ गया, ये जैसे हमने लिखा था ना, कहाँ गया, ये जैसे हमने लिखा था वही आपको पूरा लिख देना। और ये हमने कहाँ से लिखा था, ये हमने गिवन से लिखा था ना, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा गिवन लिखना है, इसका रीजन लिखना जरूरी है, लिखना रीजन। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर पहले तो आप डाल देना नंबर 2, क्योंकि हम नंबर 2 वाला प्रूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों की सेगमेंट YZ इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई, तो ये परपेंडिकुलर है हमारा WX के ऊपर। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या है भाई, तो दूसरी चीज ये है कि सेगमेंट XT इज परपेंडिकुलर, सेगमेंट XT परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई, तो ये परपेंडिकुलर है हमारा WY के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों सेगमेंट WY। ओके, एंड द रीजन इज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, चलो अब क्या होगा, अब अगर ऐसा कुछ है तो ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल कैसे लिखोगे, YZX, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों एंगल YZX विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री, वाई बिकॉज वी नो दैट ना कि ये जो YZ है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन WX, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, फिर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का बनेगा। वाई, अभी मैंने बताया ना कि XT इज परपेंडिकुलर ऑन Y, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल XTY विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो भाई यहाँ पर अभी आपको किसके ऊपर फोकस करना है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया बस इसके ऊपर अभी आप लोग ध्यान मत देना, बस इसके ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे ये जो एंगल है भाई ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है YZX, देखो YZX ये बन रहा है 90 डिग्री का, और ये जो है XTY देखो दूसरे कलर से थोड़ा मैं आपको करके बताती हूँ। देखो ये जो है ना XTY ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों यहाँ पे सिमिलर ही है ना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ से हमने क्या नोटिस किया कि ये जो एंगल YZX है ना बच्चे दिस इज इक्वल टू एंगल XTY। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा कि ये जो दोनों एंगल्स यहाँ पर बने हुए हैं दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गया कि ये चारों पॉइंट्स क्या है, X, Y, T और Z, ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या है दोस्तों, कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सेगमेंट XY सबटेंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एंगल्स, और कौन से पॉइंट पे बन रहे हैं भाई, तो T और Z पे। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट T एंड पॉइंट Z। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट Z बराबर। और एक और बात लिख देना, जो सेम साइड में आ रहा है XY के, तो क्या लिखोगे, विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन XY। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, आप लोग लिखिएगा। और फिर अभी लास्ट में आप लिख दो कि देयरफॉर यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि पॉइंट XZTY आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, चलो फाइनली हम लिख देते हैं कि देयरफॉर कैसे लिखोगे, पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, XZTY। ठीक है, तो पॉइंट XZTY आर कॉन्साइक्लिक। ओके, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों आर कॉन्साइक्लिक। ओके, एंड बस अब ये खत्म हो गया, यहाँ पे लिख देना बच्चों हेंस कॉमा प्रूव्ड। ओके, चलो तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ना दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है।
राइट। फर्स्ट वाला प्रूफ हमने पीछे किया था और ये सेकेंड वाला प्रूफ करके हमने इसको खत्म कर दिया। ओके चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, अभी इसको सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था हमारे लेक्चर नंबर 9 में, लेकिन हो सकता है आप भूल गए होंगे तो मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ याद है आप सभी लोगों को? नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो आ जाते हैं हम फिर से पीछे जो हमने लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा था ना, वहां पे हम एक बार आ जाते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा फिगर है, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे सर्कल के कोड्स है ना, वो इंटरनली अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो वहां पर अगर हमें क्या फाइंड करना है भाई, एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या लिखा है आप इसको छोड़ो, अभी मेरी बात को सुनो, ठीक है। देखो आपको मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मान लीजिए अगर मैं क्या करती हूँ, मुझे ना ये वाले एंगल का मेजरमेंट चाहिए। किस वाले एंगल का मेजरमेंट? ये वाले का, ठीक है। तो अगर मुझे ये मिल गया तो दूसरा वाला तो अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले एंगल का मेजरमेंट निकाल लूं तो ये तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो बस आपको ये सीखना है कि ये एंगल का मेजरमेंट आप कैसे निकालोगे। तो देखो करना क्या है आपको, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लिखना जो भी एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है भाई? एंगल AEC है ना, AEC, ठीक है। ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1/2 लिखना, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट लगा देना। और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इसके जस्ट अपोजिट में विच आर्क इज देयर, कौन सा आर्क है बच्चे? यहाँ पे हमारा आर्क है AC। तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AC, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन लगाना है आपको प्लस का। किसका साइन लगाना है दोस्तों? प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे मेजर ऑफ आर्क। लेकिन अब हम कौन सा आर्क लेंगे, तो सुनो, इस एंगल के अपोजिट में विच एंगल इज देयर, मतलब इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है भाई, ये वाला एंगल। और इसके अपोजिट में कौन सा आर्क है, आप देख सकते हो DB है ना, DB बोलो या फिर BD चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्क BD। यानी करना क्या है, अगर आपको ये वाला एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो क्या करना होगा, सबसे पहले हाफ लिख देना, फिर उसके बाद ब्रैकेट में इसके अपोजिट में जो आर्क है वो लिखना, ठीक है, उसका मेजरमेंट। और फिर इसके अपोजिट में जो एंगल है उसका अपोजिट का जो आर्क है ना दोस्तों, उसे आपको लिखना है और दोनों को प्लस कर देना है। एंड देन जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको ये वाले एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल का मेजरमेंट मिला तो दूसरा वाला तो अपने आप ही मिल जाएगा, सवाल ही खत्म, ठीक है। चलो ये हो गया पहली चीज ये, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास दो है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे दो है, ये वाला, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से हमें किसी एक एंगल का मेजरमेंट चाहिए। मान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें ये वाले एंगल का मेजरमेंट चाहिए CEB का। तो अगर ये मिल गया तो दूसरा वाला तो अपने आप में मिल जाएगा। तो ये एंगल का मेजरमेंट आप कैसे निकालोगे, देखो एंगल CEB विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिख देना है हाफ। वही रहेगा, वही जो हमने ऊपर किया था ना, इसमें किया था, वही हमें यहाँ पर भी करना है। सुनो ध्यान से, हमने ये वाला एंगल लिया ना, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा आर्क दिया गया है भाई, तो बोलो यहाँ पर BC, आर्क BC है ना। तो आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ आर्क BC, ठीक है। ये चीज आप लोग को यहाँ पे लिख देना, फिर इधर प्लस का साइन आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे मेजर ऑफ आर्क। लेकिन अभी कौन सा आर्क लेंगे भाई, देखो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट में कौन सा आर्क है, AD। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चे मेजर ऑफ आर्क AD, और बस यहाँ पे बात होती है खत्म, ठीक है। देखो इसमें यही बात लिखी गई है, AEC इस प्रकार से हम निकालेंगे AC प्लस BD, ठीक है। और CEB हम वैसे निकालेंगे AD, कहाँ गया, AD प्लस BC। देखो आगे पीछे लिखा है, चलेगा, है ना। तो ऐसे करना है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी हमने पीछे क्या देखा था कि हमारे जो ये है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारे कोड से दोस्तों वो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये देखो, ये एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, बट एक्सटर्नली यानी कि बाहर से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो फिर यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला पता लगाने की, मतलब समझने की जरूरत है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, जैसे ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए मुझे एंगल BED चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, मुझे ना यहाँ पर एंगल BED चाहिए। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ एंगल BED। तो क्या करना होगा, सुनना बड़े ध्यान से, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है बच्चों
बच्चों 1/2, क्या लिखना है बच्चे 1/2 लिखना है, ठीक है हम लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। आगे का बताओ, आगे क्या करना है, तो आगे आपको सिंपल सी चीज ये करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो इंटरसेप्टेड आर्क है, कौन कौन से हैं भाई, एक तो ये वाला इंटरसेप्टेड आर्क है आप लोग देख सकते हो, दूसरा ये वाला इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है। तो बड़ा वाला इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, BD है ना, छोटू वाला कौन सा है, AC। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले इंटरसेप्टेड आर्क में से छोटू वाला जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात ये लिखोगे कि मेजर ऑफ आर्क BD, ठीक है, ये लिखना, क्योंकि ये है ना हमारा बड़ा वाला आर्क, अब इसमें से आपको माइनस कर देना है छोटे वाले आर्क के मेजरमेंट को, तो छोटा वाला आर्क इज AC, सो यहाँ पे आप लिखोगे आर्क AC एंड इसको आप क्लोज कर दोगे, बस इस प्रकार से आपको ये वाले एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, राइट। चलो, तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमें सॉल्व करना था। कहाँ पर थे बच्चों, हम यहाँ पर थे, ठीक है। चलो आप मुझे बताएंगे कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सोचो सोचो। पहले वाले में हमने देखा था कि इंटरनली टचिंग, मतलब वो जो हमारे कोड्स थे वो इंटरसेक्ट तो कर रहे थे बट इंटरनली, और दूसरे वाले में हमने देखा था कि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे थे, यानी इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं बट एक्सटर्नली, यानी कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था ना वो यहाँ पर लगेगा। ओके, देख करके आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन फिगर 3.60 इसमें क्या लिखा है कि मेजर ऑफ आर्क NS विच इज इक्वल टू 125। तो कौन से आर्क की बात की जा रही है, मेजर ऑफ आर्क NS। देखो दोस्तों, इस वाले आर्क की बात की जा रही है। ये वाला जो आर्क आपके सामने है ना, इसका मेजरमेंट कितना दिया है वो मैं इधर लिख देती हूँ जरा, 125। लो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया 125, ठीक है। एंड मेजर ऑफ आर्क EF कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये रहा हमारा आर्क EF, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये है हमारे पास 37 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS। देखो एंगल NMS यानी ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अरे बहुत ईजी है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था उसका हम यूज कर लेंगे एंड देन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, सुनो, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एक बार लिख लेने का। तो हमारे पास क्या क्या है भाई, हमारे पास है मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे लिखते हैं मेजर ऑफ आर्क NS। तो NS का मेजरमेंट बताइए बच्चे कितना है, 125 डिग्री, ठीक है। एंड सेकेंड जो हमारा आर्क है मेजर ऑफ आर्क EF, इसका मेजरमेंट दिया गया है दोस्तों 37 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे 37। ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने गिवन से लिखा, यहाँ पे आप लिख देना गिवन, ठीक है। थोड़ा मैंने इसको पास कर दिया, आप मैनेज कर लीजिएगा। रुको, या फिर मैं मिटा करके ठीक ही कर देती हूँ, ठीक है। चलो मैं मिटा करके ठीक से ही लिख देती हूँ, राइट। आओ यहाँ पे लिख देते हैं मेजर ऑफ आर्क EF विच इज इक्वल टू 37 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे गिवन, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि ये जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों, क्या लिखूंगी, ऐसे एक लाइन में थोड़ा सा लिख देना कि एंगल NMS इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। ये क्या एक्सटीरियर एंगल है आप सभी लोग देख सकते हो, तो ये जरा इधर लिख देना एक बार, और फिर उसके बाद जो हमने फॉर्मूला देखा था उसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल NMS विच इज इक्वल टू, क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमारे पास दो इंटरसेप्टेड आर्क है, एक तो बड़ा वाला दूसरा छोटा वाला। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले इंटरसेप्टेड आर्क में से छोटे वाले इंटरसेप्टेड आर्क के मेजरमेंट को हमें माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो 1/2 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखोगे बच्चों मेजर ऑफ आर्क कौन सा NS, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ग्रेटर आर्क है ना, मतलब बड़ा वाला आर्क है। फिर उसके बाद हम इधर लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क, दूसरा आर्क कौन सा है बच्चे EF। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों EF एंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ओके जी, क्लोज कर दिया। एंड देन आपको क्या करना है भाई, तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करने हैं एंड आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 1/2। फिर मेजर ऑफ आर्क NS बोलो कितना है, क्वेश्चन में दिया गया था 125। सो यहाँ पे मैंने 125 डिग्री लिख दिया। और फिर मेजर ऑफ आर्क EF बोलो कितना, 37 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 37 डिग्री। चलो आप माइनस कर देते हैं और फिर आंसर हमें मिलेगा। तो माइनस करते हैं, 15 में से 7 गया, देखो 5 में से 7 नहीं जाने वाला, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, पक्का 8 आएगा। एक बार मैं सोच लेती हूँ, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हाँ 15 में से 7 गया तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे बचता है 1, अब 1 में से 3 नहीं जाने वाला, तो इसने किसको दिया, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा आई थिंक, है ना।
8 9 10 11 बिल्कुल। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 88 डिग्री। अब इसको कैंसिल करो, 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 4 4 बार में चला जाएगा, 2 4 8 2 4 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 44 डिग्री। तो आप सभी लोग देख सकते हो एंगल एनएमएस हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल NMS विच इज इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, एंड ये है बच्चे लोग आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही सिंपल था। बस इसमें मेन क्या है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप फटाक से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप लोगों को आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे इस प्रैक्टिस 8 3.4 के लास्ट क्वेश्चन को। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा वो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसका हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा आइए जरा देखते हैं और फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे पहली बात तो सॉल्यूशन, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर जरा हम ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि इन फिगर 3.61 इसमें आप देख सकते हो कोड AC एंड DE इंटरसेक्टेड पॉइंट B। आप देख सकते हो AC और D दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं, बट कौन से पॉइंट पे, पॉइंट B पर। ओके जी, फिर यहाँ पर देखो एंगल ABE हमें कितना दिया गया है दोस्तों, एंगल ABE यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है विच इज 108 डिग्री। ठीक है, जिसका मेजरमेंट कितना है बच्चे, 108 डिग्री। फिर मेजर ऑफ आर्क AE, देखो बच्चों ये वाला जो आर्क है ना, ये वाला आर्क, ठीक है, इसका मेजरमेंट दिया गया है। इसका मेजरमेंट कितना दिया है, 95 डिग्री। ओके, समझ में आ गया, ये है हमारा 95 डिग्री। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क DC। ये तो बहुत ही इजी है। देखो हमें ये जो आर्क DC है ना दोस्तों, इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है कि बोलो ये कितने डिग्री का होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पर वो जो हमने पहला वाला कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें जो फॉर्मूले हमने यूज किए थे ना, बस उसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो कैसे, सुनो, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो एंगल ABE है ना दोस्तों, ये है हमारा 108 डिग्री का। ठीक है भाई, लिख दिया मैंने। फिर ये जो है मेजर ऑफ आर्क AE, ये हमारे पास कितने डिग्री का है, तो ये है 95 डिग्री का। ये हमने कहाँ से लिखा, तो कहीं से नहीं भाई, क्वेश्चन में दिया गया था वहीं से हमने लिखा। ठीक है, और कहाँ से लिखेंगे, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो एंगल ABE है ना बच्चों, ये हमारा इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ABE इज एन इंटीरियर एंगल। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वही जो मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एंगल ABE विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है हाफ, उसके बाद ब्रैकेट। फिर यहाँ पे कौन कौन से आंक लोगे, तो मैंने आपको बताया था ना, हमने ये वाला एंगल लिया है ना दोस्तों, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो आंक है उसका मेजरमेंट लेना। ठीक है, फिर इसके अपोजिट में जो एंगल है, इसके अपोजिट में जो आंक है वो आपको ले लेना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे पहली बात तो आप ये लिखोगे मेजर ऑफ आर्क, इस एंगल के अपोजिट में कौन सा आंक है भाई, AE। तो यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों AE, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद मेजर ऑफ आर्क। अभी कौन सा आर्क लेना है, बोलो जल्दी से। देखो इसके अपोजिट में जो एंगल है, उसके अपोजिट में जो आपका आर्क है ना, वो आपको लेना है। तो इसके अपोजिट में ये रहा, एंड आर्क कौन सा है, DC। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे दोस्तों, DC। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1/2 मेजर ऑफ एंगल ABE विच इज 108 डिग्री। लो भैया हमने लिख दिया। उसके बाद बताओ क्या होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क AE, बोलो AE का मेजरमेंट कितना है, 95 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। ये तो हमें मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है तो इसको ऐसे रहने देंगे, है ना, चिंता किस बात की है, कुछ नहीं। चलो अभी क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसको बोलेंगे तो इधर आ जा। तो जब ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लो भैया हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या बच रहा है, तो इधर बच रहा है 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। बस अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो, आंसर मिलने वाला है। और 2 8 का क्या होता है, 16, 16 का 1, 16 का 6, 1 आ गया, 2001 यानी कि 116। ठीक है बच्चों, 116 आएगा, नहीं 116 नहीं आएगा, 216 आएगा। हाँ 216, 2 8 16, 200। हाँ, फिर उसके बाद ये जो 95 मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने कहा 95 भैया तुम इधर आ जाओ। तो देखो ये इधर प्लस में, जब इस साइड आएगा तो बिल्कुल सही माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC। ठीक है, आगे का बताओ, आगे क्या होगा, अब सुन लो ध्यान से। माइनस कर देते हैं जरा हम, तो माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे फाइनली कि मेजर ऑफ आर्क DC विच इज इक्वल टू, चलो माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया तो 1,
और यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे 1 है। अब 1 में से 9 तो जाने नहीं वाला, तो इसने किसको दिया, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 है ना, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, तो मेजर ऑफ आर्क DC बोलो कितना आ गया, 121 डिग्री। ये मिल गया हमें 121 डिग्री। ठीक है, माइनस करके एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गया 2, और हाँ बिल्कुल सही। चलो मैं इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ दोस्तों, और ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है, बस यही था ना। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं लगभग, है ना। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए थे और 8 के 8 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अपने अलग अलग वीडियोस में, जैसे कि लेक्चर नंबर 10 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, फिर लेक्चर नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को किया था, फिर 12 में 3 और किसको किया था हमने, 4 और 5 को किया था, फिर यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 13 में हमने ये दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व, तीनों क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब बचता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं कि आपका जो सिलेबस है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, वो तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, जो जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के वीडियोज कहाँ पर मिलेंगे, तो जो हमारा एक और चैनल है, ठीक है, जिसपे मैं थियरी, जो आपके थियरी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाती हूँ, SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन, वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।